अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, देखो ध्यान से सुनना अब कि ऐसा क्या फंक्शन होता है एंटी ड्रग्स का कि जिससे डोपामिन का लेवल क्या हो सकता हो, नॉर्मल हो सकता हो। अब आप लोग ध्यान से देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देखो बच्चों क्या होता है, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, कौन सा सिस्टम बच्चों, लिम्बिक सिस्टम, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इमोशंस के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इमोशंस के लिए। अब ध्यान से सुनना बच्चों की होता क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं तो होगा क्या, यहां पर देखो जब यहां पर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाएंगी तो डोपामिन या D2 क्या हो जाता है बच्चों, ब्लॉक हो जाएगा। डोपामिन क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बताता हूं फॉर एग्जांपल, अगर ये प्री साइनेप्टिक, ये क्या है, प्री साइनेप्टिक एरिया या प्री साइनेप्टिक नर्व, ये साइनेप्स जो बनता है दोनों के बीच में, इसको हमने क्या बोल दिया, प्री साइनेप्टिक एरिया, और इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक एरिया। प्री साइनेप्टिक एरिया और पोस्ट साइनेप्टिक एरिया। तो देखो यहां पर बच्चों क्या होता है, यहां पर भरा हुआ डोपामिन होगा, और जो पोस्ट साइनेप्टिक होता है जिसके दोनों, इसके चारों तरफ क्या होता है बच्चों, ये रिसेप्टर होता है, किसका, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। डोपामिनर्जिक रिसेप्टर होगा जब आप लोग ये मेडिसिन देते हो। अगर मैं नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करता हूं कि नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है, देखो कि जब ये डोपामिन नीचे की तरफ मूव करता है, क्या करता है, डोपामिन नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये पोस्ट साइनेप्टिक नोब पे आ जाता है। कहाँ होता है, पोस्ट साइनेप्टिक एरिया पे आ जाएगा। मतलब किसके साथ बाइंड करता है ये डोपामिन, पोस्ट साइनेप्टिक एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर क्या हो जाता है, फिर हमारे पास डोपामिन नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे ही आप लोग क्या करते हो, इफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन इज गिवन, अगर आप लोग एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देते हो तो फिर वहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, जब आपने दिया तो ये क्या कर देगा, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। जब ऐसी कुछ कंडीशन आए बच्चों तो होगा क्या, जब ऐसी कुछ कंडीशन आती है तो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे क्या होगा, या पोस्ट साइनेप्टिक एरिया पे क्या हो जाएगा, अब रिसेप्टर क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। तो यहां पर डोपामिन विल नॉट बाइंड। अब यहां पर डोपामिन क्या नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा। अगर यहां पर डोपामिन बाइंड नहीं करेगा, जब यहां पर डोपामिन बाइंड नहीं करेगा तो पोस्ट साइनेप्टिक में क्या हो जाएगा, डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, स्टार्ट टू डिक्रीज, स्टार्ट टू डिक्रीज। और एक टाइम ऐसा आएगा कि डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल हो जाएगा। एक टाइम पे क्या होगा कि हमारा डोपामिन उसका लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि क्या होगा, मैंने बोला कि पोस्ट साइनेप्टिक नोब पे अब क्या हो गया है, डोपामिन का लेवल नहीं जा पा रहा है, वहां पर उसका क्या हो गया है, लेवल नॉर्मल हो गया है। ध्यान से सुनना, जब इसके बाद जब डोपामिन का लेवल नॉर्मल हुआ था तो होता क्या है, देखो जो बेसल गैंग्लिया है बच्चों, ये किस चीज को क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। क्या होता है ये, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक।
ठीक है, मतलब जो क्या करता है, हमारी ऑटोनोमस एक्टिविटी है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करता है। ऑटोनोमस एक्टिविटी को क्या करती है, ये कंट्रोल करेगी। दूसरा देखो ध्यान से सुनना आप, ऑटोनोमस मतलब क्या है कि जैसे आप चलते हो, आपके हाथ पैर आगे पीछे होते हैं ऐसे, जब हाथ पैर आगे पीछे होते हैं ऐसे चलते हैं, जैसे आगे हाथ पैर बढ़ाते हो राइट पैर, तो लेफ्ट हैंड क्या होता है, आगे की तरफ जाता है। मतलब हमारी बॉडी का क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है। क्या होता है, बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। तो दूसरा अब आप लोग देखो कि क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर बेसल गैंग्लिया का एक पार्ट होता है, एनाटॉमिकल पार्ट होता है यहाँ पर, इसका एक एनाटॉमिकल पार्ट होता है सबस्टांसिया नाइग्रा। क्या होता है बच्चों, सबस्टांसिया नाइग्रा होगा। जो ये सबस्टांसिया नाइग्रा होगा तो वहां पर क्या होता है, देखो डोपामिन का स्टोरेज होता है। क्या होता है यहाँ पर, डोपामिन का स्टोरेज होगा, जिसको इस सबस्टांसिया नाइग्रा को दूसरा क्या बोल दिया जाता है, डोपामिन टैंक। डोपामिन टैंक इसको बोल दिया जाता है, डोपामिन स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, अगर इस सबस्टांसिया नाइग्रा में D2 का लेवल क्या हो जाता है, डोपामिन का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, तो जो हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक था ये क्या हो जाता है बच्चों, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जब डोपामिन स्टोरेज कम हो जाती है तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो सकते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या हो जाएंगे बच्चों, अपीयर। ठीक है, इसको क्या बोल दिया जाता है, EPS। ये आप लोग याद रखना, ठीक है, क्या बोल दिया जाता है इसको, EPS। दूसरा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों कि जो होता क्या है, अगर बात करता हूं, एक मिनट रुको, दो तीन चीजें और देखना अब आप लोग कि EPS कैसे हो सकता है। अगर डोपामिन का लेवल नॉर्मल हमें करना था, लेकिन नॉर्मल होने की बजाय क्या हो गया, वो सबस्टांसिया नाइग्रा में या बेसल न्यूक्लियाई में या बेसल गैंग्लिया में क्या हो गया, उसका लेवल बिल्कुल कम हो गया है, वहां पर EPS क्या हो जाएंगे, आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं अब आप लोगों से प्रोलैक्टिन, किसकी बात करता हूं, प्रोलैक्टिन की। ये क्या होता है बच्चों, देखो होता क्या है प्रोलैक्टिन में, ये कैसा होता है, मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन। क्या होता है ये, मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन होता है। ये क्या करेगा प्रोलैक्टिन, बेसल न्यूक्लियाई में या बेसल गैंग्लिया में क्या करता है, जाकर के जो सबस्टांसिया नाइग्रा होगा वहां पर क्या करता है ये, डोपामिन के लेवल को क्या कर देगा बच्चों, ये बिल्कुल कम कर देगा। क्या करेगा ये, डोपामिन के लेवल को कम करेगा। अगर मैं दूसरा आप लोगों को बोलता हूं कि प्रोलैक्टिन के बाद डोपामिन का लेवल क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया है। दूसरा आप लोगों ने एक और सुना होगा कि डोपामिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोग ब्रोमोक्रिप्टिन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन को यूज करते हैं। देखो दूसरा, अगर इसने प्रोलैक्टिन ने बेसल गैंग्लिया में डोपामिन के लेवल को कम किया, दूसरा ये क्या कर सकती है, ब्रोमोक्रिप्टिन के इफेक्ट को भी क्या कर सकती है, कम कर सकती है। ब्रोमोक्रिप्टिन के इफेक्ट को डिक्रीज कर देगी। ये क्या होती है, मिल्क इनहिबिटरी हार्मोन, मिल्क इनहिबिटरी और हार्मोन। तो क्या होगा, जो लैक्टेटिंग मदर होगी बच्चों, जो लैक्टेटिंग मदर है, जो अपने बच्चों को फीड करवाती है, ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो वहां पर क्या होगा, D2 का लेवल क्या होना चाहिए, वहां पर डिक्रीज होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा बच्चों तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, गैलेक्टोपोइसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, गैलेक्टोपोइसिस बोलते हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ पर मिल्क का सिक्रीशन हो सकता है, मिल्क सिक्रीशन क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज हो सकता है। दूसरा देखो आप लोग, जो अगर आप लोग पेशेंट को ब्रोमोक्रिप्टिन देते हो, क्या देते हो, अगर किसी पेशेंट को मदर को ब्रोमोक्रिप्टिन दिया, ये क्या करेगी, डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करेगी। डोपामिन के लेवल को क्या करती है, ये इंक्रीज करेगी। और प्रोलैक्टिन के लेवल को क्या कर देती है बच्चों, ये डिक्रीज कर देगी। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ऐसी कंडीशन में कम होगा जो लैक्टेटिंग मदर है, तो मैं लिख सकता हूं इन लैक्टेटिंग मदर
जो मिल्क सिक्रीशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मिल्क सिक्रीशन क्या होगा, कम होगा। या मैं फिर दूसरा क्या बोल सकता हूँ, सप्रेस गैलेक्टोपोएसिस प्रोसेस, सप्रेस गैलेक्टोपोएसिस प्रोसेस। ये आप लोग मेनली क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो कि क्या हुआ, डोपामिन के लेवल को बढ़ाने का काम किसने किया, ब्रोमोक्रिप्टिन ने किया। लेकिन आजकल ब्रोमोक्रिप्टिन की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, कैबरगोलिन। मान लो कोई लैक्टेटिंग मदर है, उसको ज़्यादा क्या हो रहा है, मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, मिल्क सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको क्या होता है, ब्रेस्ट पेन वगैरह होता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या दे देते हैं उसको, ब्रोमोक्रिप्टिन। लेकिन ब्रोमोक्रिप्टिन के साइड इफेक्ट ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं आजकल, कैबरगोलिन वहाँ पर देने का काम करते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी मेडिसिन नहीं है तो आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, प्रोलैक्टिन दे सकते हो, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल कम हो सकता है। क्या हो सकता है, पेशेंट में डोपामिन का लेवल कम हो सकता है और साइकोटिक इफेक्ट से क्या मिल सकता है उसको रिलीफ, कि डोपामिन का लेवल इतना ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए कि वो क्या कोज कर दे, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को कर दे, नॉर्मल लेवल उसका होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं साइड इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। देखो बच्चों, होगा क्या, अब इन्होंने यहां पर क्या किया, हमारा ये मेडिसिन क्या कर देती हैं, एसएनएस को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर देती हैं, ये डीएक्टिवेट कर सकती हैं, या फिर क्या कर देंगे, उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगी, या फिर एसएनएस की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेंगी। तो देखो कैसे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये क्या करती हैं, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करती हैं। क्या शो करती हैं बच्चों, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट। और मैंने आप लोगों को बोला था कि कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह हूबहू काम करती हूँ। एंटी कोलिनर्जिक कौन सी होंगी, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती हूँ। तो मैं यहाँ पर बच्चों आप लोगों को बोल सकता हूँ कि जब ऐसी कहीं पर कंडीशन आ जाए, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता हो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या मिलेगा आप लोगों को, पेशेंट का ड्राई माउथ, हार्ट रेट क्या मिलती है आप लोगों को, इंक्रीज, कॉन्स्टिपेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और भी बहुत सारे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मसल्स में क्या होगा, रिलैक्सन होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी जो प्यूपिल है, आइरिस की रेडियल मसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर मिड्रियासिस हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों यहाँ पर, मिड्रियासिस, मतलब क्या होता है, प्यूपिल डायलेशन। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं मिड्रियासिस के बाद, ब्लड विजन। और क्या हो सकता है बच्चों, ब्लड विजन, क्योंकि देखो भाई क्या हुआ, बहुत ज्यादा वाइड हो गई है प्यूपिल, अब वो क्या नहीं कर पा रही, अकोमोडेशन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ज्यादा तरफ जाएगी और ब्लड विजन हमें हो सकता है। ठीक है, ये किसके साइड इफेक्ट आते हैं हमारे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा नहीं ऊपर, सॉरी, साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लिख सकते हो आप लोग, साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा क्या होता है बच्चों, देखो अगर कहीं पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन क्या होती है, जनरेट हो जाए, तो वहां पर आप लोगों को एक कंडीशन दिखाई दे सकती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्या आ सकती है बच्चों, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन वहां पर ओरिजिनेट हो सकती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि मान लो पेशेंट लाइंग सुपाइन पोजीशन में था, नॉर्मल था पेशेंट, कौन सी पोजीशन में था, सुपाइन पोजीशन में था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसका ब्लड प्रेशर क्या किया, सुपाइन पोजीशन में चेक किया, ब्लड प्रेशर आता है 122/78 mm ऑफ Hg, अगर उसका बीपी आता है, तो पेशेंट को हम लोगों ने क्या कर दिया, सीटिंग पोजीशन में कर दिया। कौन सी पोजीशन में कर दिया बच्चों, सीटिंग पोजीशन में अगर हम लोग कर देते हैं वहां पर, तो देखो क्या होगा, फिर हम लोगों ने बीपी चेक किया कितनी देर के बाद, 5 to 15 मिनट के बाद, और आप लोग 3 से 5 मिनट में भी कर सकते हो। अगर बीपी यहाँ पर कितना आता है, 98/62 mm ऑफ Hg, माफ करना, यहाँ पर हम थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ा देते हैं, 106/60
62 mm ऑफ Hg। देखो क्या हुआ, अगर सुपाइन पोजीशन के बाद, ध्यान से सुनना, सुपाइन पोजीशन के बाद पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, सीटिंग पोजीशन में। सुपाइन क्या होता है, सीधा लेटना। जब सीटिंग पोजीशन में हम लोग पेशेंट को करते हैं तो वहां पर क्या आना चाहिए, जो सिस्टोलिक बीपी है बच्चों, वो कितना इंक्रीज होना चाहिए, 10 और मोर देन 10 mm ऑफ Hg इंक्रीज होना चाहिए। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की। और जो डायस्टोलिक बीपी है बच्चों, वो कितना होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 5 mm ऑफ Hg। मतलब क्या है कि सिस्टोलिक बीपी तो कितने से कम ज्यादा फॉल होना चाहिए, सॉरी ज्यादा नहीं, कम आएगा, क्योंकि हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं ना। शुड बी डिक्रीज मोर देन और सॉरी शुड बी डिक्रीज इक्वल टू और लेस देन 10 mm ऑफ Hg। और डायस्टोलिक कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर गैप देखो आप लोग कितना आया, 122 बाय मैंने क्या लिखा, पहले 78 था, फिर ये चेंज होकर के कहाँ पे आ गया है, 62। यहाँ पर दोनों के बीच में कितना गैप आता है बच्चों, 16 mm ऑफ Hg हमने गैप को देखा। और यहाँ पर कितना देखा है, 16 mm ऑफ Hg गैप यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब क्या है कि ये तो कितने से ज्यादा हो रहा है, 5 से ज्यादा क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, सॉरी मोर देन, ये चेंज कर लेना प्लीज, कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। फॉल इन बीपी, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। फॉल इन बीपी कितना होगा, मोर और देन मोर इक्वल टू और मोर देन 10 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक में, इक्वल टू और मोर देन 5 mm ऑफ Hg कितना होता है, डायस्टोलिक बीपी में हमें देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर कितना कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो इसका मतलब सिस्टोलिक बीपी कितने से ज्यादा हो रहा है, 10 mm ऑफ Hg से हो रहा है। इसको हम इसलिए हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बीपी में फ्लक्चुएशन होती है। अब दूसरा देखो आप लोग, अब पेशेंट को क्या कर दिया हम लोगों ने, सुपाइन से सीटिंग में किया, अब स्टैंडिंग पोजीशन में कर दिया। किसमें कर दिया बच्चों, स्टैंडिंग पोजीशन में कर दिया। अब आप लोग क्या करते हो, फिर से बीपी चेक करना, वही 3 to 5 मिनट या फिर 5 to 15 मिनट, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर 5 to 15 मिनट में जब आप बीपी चेक करते हो, तो अगर वहां पर बीपी कितना अगर आप लोगों को दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल 70/64, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 64 mm ऑफ Hg। तो हमें कंपेयर किसके साथ करना है इसको, सुपाइन और स्टैंडिंग के साथ में, सुपाइन और स्टैंडिंग पोजीशन के साथ में मुझे अब क्या करना है, मतलब सुपाइन के साथ में ही करना है दोनों को कंपेयर। ये नहीं कि सीटिंग के साथ आप लोग स्टैंडिंग को करोगे। तो हमारा सुपाइन में बीपी कितना था यहाँ पर, 122/78, और स्टैंडिंग में क्या आता है, 100/74 mm ऑफ Hg यहाँ पर बीपी आया था। यहाँ पर सिस्टोलिक कितना है, 122, लेकिन यहाँ पर कितना है, 100। यहाँ पर डायस्टोलिक बीपी स्पाइन पोजीशन में कितना था, 78 था, लेकिन यहाँ पर कितना है, सॉरी 64 है, यहाँ पर कितना है बच्चों, 64। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप आया, 14 का गैप आया, और इन दोनों के बीच में कितना गैप आता है, 22 का गैप आता है। अगर मैं बात करता हूं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की, किसकी बात करूं बच्चों, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर सिस्टोलिक बीपी में कितना फॉल होना चाहिए, सिस्टोलिक बीपी फॉल मोर देन और इक्वल टू 20 mm ऑफ Hg होना चाहिए। और जो डायस्टोलिक बीपी होगा बच्चों, वो कितना होना चाहिए, बीपी फॉल कितना होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 10 mm ऑफ Hg। यहाँ पर कितना हो रहा है, 14, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 20। तो इसका मतलब ये कैसी होती है बच्चों, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को क्या कर सकता है, ये कोज कर सकता है। ये आप लोग मेनली याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों की क्या होगा। इस कंडीशन में हमें पेशेंट को एडवाइस करना है, एडवाइस द पेशेंट टू चेंज द पोजीशन स्लोली। यह मैं आप लोगों को नर्सिंग मैनेजमेंट में लिखवा दूंगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के बारे में, कि साइड इफेक्ट जो है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस का, उसके बारे में मेन क्या आता है अब हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। रिस्क या रिस्की साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन।
रिस्की साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, EPS के बारे में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या आएगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे, किसमें चेंज होने की वजह से बेसल गैंग्लियाई के सब्सटेंस या नाइग्रा में जब डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा तब हम लोग क्या देखते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बच्चों मेनली किसकी वजह से होता है, हैलोपेरिडोल की वजह से होगा। और हमारे टाइप्स मतलब कितने पार्ट रहते हैं या कितने टाइप्स होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में, कितने हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इसमें। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स की अगर मैं बात करता हूँ, EPS की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कोज्ड बाय हैलोपेरिडोल, कोज्ड बाय हैलोपेरिडोल। देखो क्या होगा बच्चों, तो मैं यहाँ पर अगर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ तो क्या क्या आता है हमारे पास, स्यूडो पार्किंसंस, एकथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, डिस्टोनिया, और फिर क्या आता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, स्यूडो पार्किंसंस सिंड्रोम या डिजीज बोल सकता हूं मैं। दूसरा आता है एकथीसिया। नेक्स्ट आता है डिस्टोनिया। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, डिस्टोनिया आएगा। फिर देखो पहला क्या हुआ, स्यूडो पार्किंसन सिंड्रोम हुआ, उसके बाद क्या होता है हमारे पास एकथीसिया, डिस्टोनिया, फिर आता है हमारे पास टार्डिव डिस्काइनेसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, और सबसे लास्ट में आता है बच्चों न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, NMS, ये आप लोग याद रखना, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये आप लोग क्या करना, याद रखना। देखो स्यूडो पार्किंसन सिंड्रोम, या मैं क्या बोल सकता हूं उसको, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देते हैं तो तब ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग वहां पर क्या देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन देते हैं, लेकिन कौन सी, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन हम लोग वहां पर क्या करेंगे बच्चों, प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 सिम्टम्स किस में आते हैं, EPS में आते हैं बच्चों। तो पहला क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर पार्किंसन लाइक क्या आते हैं बच्चों, यहाँ पर सिम्टम्स आएंगे। तो मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को बोलता हूँ तो क्या आता है, देखो सबसे पहला आता है मसल रिजिडिटी। क्या आता है, मसल रिजिडिटी आता है, हैंड ट्रेमर्स आएगा। मतलब जो सिम्टम्स हमें क्या होते हैं पार्किंसंस डिजीज में हमें दिखाई देते हैं, वही यहाँ पर क्या होता है, दिखाई देगा। देखो क्या होता है, ट्रेमर्स, दूसरा क्या होगा, पिन रोलिंग, हैंड मूवमेंट, ठीक है, सफलिंग गेट, उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं ब्रेडिकाइनेसिया, डिक्रीज बॉडी मूवमेंट। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज बॉडी मूवमेंट। पिन रोलिंग हेड मूवमेंट आता है, इंक्रीज सेलाइवेशन, इंक्रीज सेलाइवेशन। ये क्या होते हैं हमारे 5 यहाँ पर मेन सिम्टम्स आते हैं। 2 छोटे छोटे सिम्टम्स और आते हैं बच्चों, वो क्या आता है, एक आता है हमारे पास जो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी तो वहाँ पर क्या दिखाई दे सकता है, मास्क लाइक फेस, और फिर आ जाता है हमारे पास रिजिडिटी ऑफ मसल्स, रिजिडिटी ऑफ मसल्स, फिर हम लोगों को क्या होगा वहाँ पर दिखाई देंगी। ये कौन से आते हैं, स्यूडो पार्किंसन सिंड्रोम आएगी। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, दूसरा पॉइंट कौन सा आता है हमारे पास, ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब क्या होता है बच्चों, स्लो बॉडी मूवमेंट, स्लो बॉडी मूवमेंट। मैं आप लोगों को सारे सिम्टम्स समझाऊंगा जब मैं आप लोगों को साइकेट्रिक के बारे में पढ़ाऊंगा, तब वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि नेक्स्ट सिम्टम कौन सा आता है, एकथीसिया।
कौन सा आता है बच्चों? एकथीसिया। देखो एकथीसिया क्या होता है? रैपिड मूवमेंट होती है हमारे बॉडी हमारे लिम्स की। क्या होती है? रैपिड मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है पेशेंट? जाने की कोशिश करता है। रैपिड मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और पेशेंट हैज अर्ज टू मूव फास्टली। वो क्या करता है? उसे फास्ट मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर फास्ट मूव करना है। तो क्या बोल दिया जाता है? हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों? बोल देते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर? ये मोस्ट कॉमन होता है। ये कैसा होता है? मोस्ट कॉमन ईपीएस, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम होगा। ये कैसा होता है? अर्ज टू मूव आउटसाइड, अर्ज टू मूव आउटसाइड। पेशेंट को क्या रहेगा कि मुझे बाहर जाना है, बस एक जगह पर वो नहीं टिक सकता, कभी एक कमरे में कभी दूसरे कमरे में। तीसरा क्या आता है? वॉकिंग एंड टॉकिंग यहाँ पर हम लोगों को सुनाई देती है। वॉकिंग एंड टॉकिंग यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सुनाई देगा। नेक्स्ट का अगर मैं जिक्र करता हूं, नेक्स्ट कौन सा आता है बच्चों? एकथीसिया हो गया। नेक्स्ट सिम्टम आएगा हमारे पास डिस्टोनिया। क्या आता है? डिस्टोनिया। देखो, डिस का मतलब क्या होता है? पेनफुल। टोन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। पेनफुल क्या होती है बच्चों? यहाँ पर मूवमेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है देखो बच्चों, जब यहाँ पर हमारी जो नेक मसल्स होती है, ये कौन सी मसल होती है? नेक मसल्स। यहाँ पर क्या होता है इस डिस्टोनिया की वजह से? पेनफुल स्पाज्म ऑफ नेक मसल्स। जब नेक मसल्स की क्या हो जाएंगी? पेनफुल स्पाज्म हो जाती है बच्चों, तो वहां पर क्या होता है? यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ नेक। भाई अगर मसल स्पाज्म हो गई एक जगह पर, तो शॉर्ट नेक क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, एक तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाती है। शॉर्टनेस ऑफ नेक। अगर नेक वहां पर छोटी हो जाती है बच्चों, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? टॉर्टिकोलिस। क्या बोला जाता है इसको? टॉर्टिकोलिस बोला जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, और जब ऐसी कंडीशन दिखाई देती है, इसके साथ में क्या होता है? फिक्सिंग ऑफ आई इन अपर आउटसाइड डायरेक्शन। देखो किस तरीके से फिक्सिंग, इस तरीके से क्या होती है? नेक की शॉर्टनेस हो जाएगी, और इस तरीके से क्या करता है? उसकी आंखें एक तरफ क्या हो जाती हैं? फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं इस कंडीशन को, कि पेशेंट को क्या होगा? आउटर डायरेक्शन में आई क्या होता हो जाती हैं? फिक्स हो जाएंगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फिक्सिंग ऑफ आई इन अपर डायरेक्शन, आउटसाइड डायरेक्शन में हो सकती हैं। साथ में एक और पॉइंट आएगा बच्चों, एबनॉर्मल अपवर्ड मूवमेंट। abnormal upward and outward movement। अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि वहां पर या तो फिक्स हो सकती है, या फिर साथ में क्या कर सकता है? एबनॉर्मल अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट अगर वहां पर होती है बच्चों, तो वहां क्या होगा? देखो ध्यान से सुनना। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस। ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस। तो मैं क्या बोल सकता हूं आप लोगों को कि डिस्टोनिया में पहला क्या आएगा? शॉर्टनेस ऑफ नेक, कि नेक क्या हो जाएगी बच्चों? वहां पर छोटी हो जाएगी। और दूसरा साथ में अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, प्लस ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस। ऑक्यूलोगायरिक क्या होती है वहां पर? क्राइसिस। ये हम लोगों को किस में देखने को मिलता है? डिस्टोनिया, जो कि कैसा पॉइंट हमारा? थर्ड पॉइंट था किसमें? ईपीएस में। नेक्स्ट अब हमारा आता है टार्डिव डिस्काइनेशिया। क्या आता है बच्चों? टार्डिव डिस्काइनेशिया। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? टार्डिव डिस्काइनेशिया का मतलब क्या होता है? डिस्काइनेशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल मूवमेंट, और टार्डिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही फास्ट। क्या होता है? टार्डिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही फास्ट। या टार्डिशन का मतलब क्या हो सकता है? एबनॉर्मल भी हो सकता है, या एबनॉर्मल मूवमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर? बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है टार्डिव डिस्काइनेशिया। देखो क्या होगा यहां पर? एबनॉर्मल
एंड इनवॉल्वेंट्री। एबनॉर्मल होगा और इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट होता है बच्चों फेशियल ऑर्गन्स। फेशियल ऑर्गन्स की क्या होती है, वहां पर एबनॉर्मल मूवमेंट होगी और इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट होती है। कौन कौन से की होती है बच्चों, देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई पेशेंट होता है बार बार क्या करता है, टंग को बाहर निकालता रहता है, जैसे ऐसे घुमाता रहता है बार बार ऐसे फटाफट। फिर दूसरा क्या करते हैं, वो लिप्स की मूवमेंट करते हैं, कभी कोई लिप्स को कैसे घुमाता है, कोई बाहर की तरफ निकालता है, इस तरीके से क्या करता रहता है। कोई बार बार क्या करता है फटाफट इस तरीके से क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। जो कि मूवमेंट करते हैं, कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट वो क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। एबनॉर्मल एंड इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट ऑफ फेशियल ऑर्गन्स, यहाँ पर क्या हो सकता है, जो टंग, लिप्स एटसेट्रा, इनकी क्या हो सकती है, कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट हम लोगों को दिखाई दे सकती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फेशियल ऑर्गन्स। या दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये स्पेशली होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेशियल ऑर्गन्स की हो। कई बार क्या करते हैं लोग, कंधों को मटकाना स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मली, क्या करते हैं इन्वॉल्वेंट्री करते हैं वो, और एबनॉर्मल मूवमेंट कंधे को किस तरफ से मटका करके चलता है, कोई गर्दन इस तरीके से करता है, कोई अपने सिर को हिलाने की कोशिश करता है। तो ये सब क्या है, एबनॉर्मल और इन्वॉल्वेंट्री मूवमेंट होती है इस कंडीशन में, टार्डियड डिस्काइनेशिया में। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट जो आएगा, प्री मैलिग्नेंट, सॉरी कौन सी डिजीज आती है, न्यूरोलेप्टिक प्री मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक प्री मैलिग्नेंट सिंड्रोम, सॉरी न्यूरोलेप्टिक प्री मैलिग्नेंट सिंड्रोम। देखो बच्चों, जितने भी सिम्टम्स हम लोगों ने पढ़े उनमें सबसे कॉमन क्या था, एकथीसिया था। लेकिन अगर मैं आप लोगों से करता हूं न्यूरोलेप्टिक प्री मैलिग्नेंट सिंड्रोम के बारे में, ये क्या होता है, मोस्ट डेंजरस। क्या होता है बच्चों, ये मोस्ट डेंजरस होगा। ठीक है, कैसा होगा ये, मोस्ट डेंजरस होगा। यहां पर पेशेंट की कंडीशन कैसी होती है, पेशेंट कंडीशन इज वर्स्ट। पेशेंट कंडीशन इज वर्स्ट, तो मैं यहां पर आप लोगों को बोल सकता हूं, पहले क्या होता है देखो ध्यान से सुनना, सीवियर फीवर क्या मिलेगा पेशेंट को, सीवियर फीवर, सीवियर मसल स्पाज्म, क्या होगा, मसल स्पाज्म क्या होता है, सीवियर होता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोल सकता हूं सीवियर जोलॉक, क्या हो जाएगा बच्चों, सीवियर जोलॉक होगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं सीवियर टैकिकार्डिया, क्या होगा, सीवियर टैकिकार्डिया। ये कंडीशन अगर हम लोगों को दिखाई देती है, और क्या हो सकता है वहां पर बच्चों, और भी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल होता है यहाँ पर जो हमने बोला था कि यहाँ पर देखो सिम्टम्स देखो आ रहे, मसल स्पाज्म हुआ, सीवियर जोलॉक, टैकिकार्डिया होता है। यहाँ पर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं कैसे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट आएगा इंक्रीज्ड स्वेटिंग, अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसको ड्राई माउथ होगा। इन्वॉल्वेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन्वॉल्वेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होगा बच्चों तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, हाइपोवोलीमिया होगा। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर आ जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं, वहां पर हम लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया भी दिखाई देता है। क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी दिखाई देगा। यहां पर पेशेंट का क्या होता है, रिस्क ऑफ डेथ इज मोर, रिस्क ऑफ डेथ इज मोर। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को जाते ही एंटीपायरेटिक दे दो। मैं यहां पर अगर मैनेजमेंट लिखता हूं बच्चों, गिव एंटीपायरेटिक, फीवर कम हो सकता है, गिव आईवी फ्लूइड, क्या करना है, आईवी फ्लूइड देना है, आरएल भी दे सकते हो और एनएस भी दे सकते हो। थर्ड वन क्या था, उसको क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी, फ्लूइड लॉस हो रहा था,
रिमूव क्लोथ्स। क्या करना है बच्चों? रिमूव क्लोथ्स करना है। यहाँ पर सीवियर टेक आप लोग करोगे एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। क्या करोगे बच्चे? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, इस कंडीशन में आते हैं। अगर पेशेंट सरवाइव कर ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या आता है, देखो ध्यान से सुनना आप। और क्या करना है, एक और मेन पॉइंट आता है यहाँ पर। हाँ, मैनेजमेंट का सबसे स्टार पॉइंट क्या बनेगा? अगर किसी पेशेंट को क्या है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, तो मैनेजमेंट में क्या पॉइंट आता है? स्टॉप एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। क्या करना है सबसे पहले? एंटीसाइकोटिक मेडिसिन को क्या कर देना है बच्चों? स्टॉप कर देना है। इसको क्वेश्चन मार्क कर लो। ठीक है, ये मैनेजमेंट का मेन पॉइंट आता है। अच्छा, अब देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, ड्रग ऑफ चॉइस क्या आती है बच्चों? जहाँ पर देखो सीवियर मसल स्पाज्म हुआ था और इनवॉलेंट्री क्या हो गई थी, यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। क्या हो रही थी यहाँ पर? इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। अब हमें क्या करना है? रिलैक्स द पेशेंट। क्या करना है बच्चों? रिलैक्स द पेशेंट। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आप लोगों को कि कौन सी मेडिसिन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। टू रिलैक्स द पेशेंट डेंट्रोलिन इज गिवन। कौन सी मेडिसिन दी जाती है? डेंट्रोलिन। टू रिलैक्स द पेशेंट, टू रिलैक्स द पेशेंट। सबको क्लियर आ रहा है? तो हम लोग यहां पर क्या देते हैं? गिव डेंट्रोलिन। गिव डेंट्रोलिन। ये डेंट्रोलिन क्या होती है बच्चों? रिलैक्सेंट होती है। ये कैसी होती है मेडिसिन? ये मसल रिलैक्सेंट। अब मैं बात करता हूं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन, वो आप लोग कौन कौन सी दोगे? देखो ध्यान से सुनना। एक तो होती है बेंजहेक्सोल, मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। एक तो क्या आती है? बेंजहेक्सोल। बेंजहेक्सोल आएगी। दूसरी क्या आती है? ट्राइफेनिडिल। ट्राइफेनिडिल आती है। एक आती है बेंजेट्रोपिन। ठीक है बच्चों, ये आप लोग क्या कर सकते हो? वहां पर दे सकते हो। तीनों की तीनों मेडिसिन क्या करते हो? बेंजहेक्सोल, ट्राइफेनिडिल दे सकते हो। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं उसमें डेरिवेटिव देते हैं हम लोग, जो सॉरी शॉर्ट एक्टिंग एट्रोपिन में हम लोगों ने एक पढ़ा था कि हम लोग इसमें एक और मेडिसिन यूज करते हैं, प्रोसाइक्लिडिन। और कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? प्रोसाइक्लिडिन। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को, देखो अब डोपामिन का लेवल कम हुआ था, ये तो हमने क्या कर दिया है? सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक किस लिए दे रहे हैं हम लोग? टू ट्रीट ईपीएस। किस लिए दे रहे हैं बच्चों? टू ट्रीट ईपीएस को ट्रीट कर दिया हम लोगों ने। बेंजहेक्सोल क्या रहती है? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस यहां पर रहेगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं अब यहां पर हमें क्या करना है? टू इंक्रीज डोपामिन। डोपामिन का लेवल क्या हो गया था? बहुत ज्यादा कम हुआ था। अगर हमें डोपामिन का लेवल इंक्रीज करना है तो कौन सी मेडिसिन देनी पड़ेगी? डोपामिनर्जिक। पहले क्या थी? डोपामिनर्जिक ब्लोकर्स दिए थे। अब क्या है? ये एंटीसाइकोटिक कैसी होती हैं? डोपामिनर्जिक ब्लोकर्स। लेकिन अब हमें क्या करना है? डोपामिनर्जिक मेडिसिन देनी है, जो क्या करती हैं? डोपामिन के लेवल को क्या करेंगी बच्चों? इंक्रीज करने का काम करती हैं। यहां पर हम लोग कैसे दे सकते हैं? लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, दो मेडिसिन हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। ये आप लोग दोनों की दोनों मेडिसिन को याद रखना। ठीक है बच्चों, ये क्या कर सकते हैं? हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। हेडिंग डाल सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स।
तो यहां पर क्या आता है देखो बच्चों, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है, सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, गिव द मेडिसिन विद फूड। कोई भी मेडिसिन उसको किसके साथ में देना है, फूड के साथ में देना है। क्यों देते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन को कम करने के लिए, टू डिक्रीज गैस्ट्रिक इरिटेशन। गैस्ट्रिक इरिटेशन को क्या करना है, वहां पर हम लोगों को कम करना है। दूसरा मैं अगर बोलता हूं थेरेप्यूटिक इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट विल कम विद इन 3 to 4 वीक। मतलब क्या है, अगर कोई भी पेशेंट आप लोगों से पूछता है कि मुझे ये दवाइयां कब असर करना स्टार्ट करेंगी, तो पेशेंट को हमेशा आंसर करना कि ये दवाइयां कब कर अपना काम स्टार्ट, 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर काम करना स्टार्ट करती हैं। नेक्स्ट अब मैं अगर आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि और क्या होता है बच्चों इसमें, देखो ध्यान से सुनना। अब यहां पर अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन ऑफ इन्फेक्शन देखना है। क्या करना है, साइन ऑफ इन्फेक्शन देखना है। क्यों देखना है यहाँ पर साइन ऑफ इन्फेक्शन, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, WBC पर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल कम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं असेस या फिर ऑब्जर्व फॉर इन्फेक्शन, या तो असेस करो या फिर ऑब्जर्व करो फॉर इन्फेक्शन ड्यू टू न्यूट्रोपीनिया। कौन सी सेल्स कम हो रही थी यहाँ पर, न्यूट्रोफिल्स का सेल साइज नंबर कम हो रहा था, न्यूट्रोपीनिया बोला, या फिर हम लोगों ने क्या बोला था यहाँ पर, ग्रेनुलोसाइटोसिस बोला था, या फिर एग्रेनुलोसाइटोसिस, या ग्रेनुलोसाइटोपीनिया या फिर एग्रेनुलोसाइटोसिस हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब न्यूट्रोपीनिया की वजह से दूसरा मैं अगर बोल सकता हूं, अगर पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, क्या है बच्चों, अगर पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, तब आप लोग क्या करोगे वहां पर, एडवाइज द पेशेंट टू चेंज द पोजीशन स्लोली, एडवाइज द पेशेंट टू चेंज द पोजीशन स्लोली, चेंज द पोजीशन वेरी स्लोली। ये आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चों। ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की बात हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, यहां पर क्या हुआ था, न्यूट्रोपीनिया हुआ था, उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूं, चेक WBC काउंट रेगुलरली। क्या करना है, WBC काउंट को रेगुलरली आप लोगों को चेक करना है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि क्या होता है यहां पर, चेक WBC काउंट को रेगुलरली चेक करना है। और एक और पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पर कि क्या आएगा, हाँ, ऑब्जर्व फॉर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ऑब्जर्व फॉर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। बच्चों ये क्या होता है, आप लोगों का नर्सिंग मैनेजमेंट होता है जब आप लोग इन मेडिसिन को क्या करते हो, देते हो। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स की नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने अलग से करवाई है, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को PEPS के मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के मैनेजमेंट के बारे में अलग से बता दिया है। तो ये सब क्या है, ऑल अबाउट हमारी एंटीसाइकोटिक यहाँ पर क्या हो गई है, खत्म हो गई। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग बच्चों, मूड स्टेबलाइजर्स। मूड स्टेबलाइजर्स मतलब एंटी मैनिक ड्रग्स, जो एंटी मैनिक में क्या हो जाती है, मेनिया में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी क्या हो जाती है, वहाँ पर सीवियर इंक्रीज हो जाती है, जिसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पर हमें मूड स्टेबलाइज करना है। तो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, वहाँ पर 2 मेडिसिन पढ़ते हैं, एक तो लिथियम पढ़ेंगे और दूसरा सोडियम वेलप्रोएट वहाँ पर, और हम लोग और भी मेडिसिन बहुत सारी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन कौन सी पढ़ेंगे कल हम